दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम से अभी अभी परेशान करने वाली खबर आई है। हाँ, मुझे पता है कि यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारी परेशान करने वाली चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि हम इसे नया सामान्य नहीं मान सकते। तो हमारे सामान्य ज्ञान के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में अब ईश निंदा कानून मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन इसे देखो, न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे इस्लाम विरोधी बातचीत को दर्ज करें। ओह, वे हमारी बातचीत पर नज़र रखेंगे। इस्लाम विरोधी बातचीत पर देखो, टेलीग्राफ ने 1 जून को पोस्ट किया है कि पुलिस ने अधिकारियों से इस्लाम विरोधी बातचीत दर्ज करने को कहा है। आइए पूरी बात पढ़ते हैं क्योंकि हमें इसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि ये सच में ईश निंदा कानून है। पुलिस बल पर मुस्लिमों के खिलाफ दुश्मनी दर्ज कराने को कहने पर अधिकारियों पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डालने का आरोप लगा है। ठीक है, मुसलमानों, किसी के प्रति शत्रुता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन वे जानते हैं कि इतना काफ़ी नहीं है। तो उन्हें हमेशा सिस्टम को टटोलना और परखना पड़ता है और कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ता है जिसका वे फायदा उठा सके। साउथ वेल्स पुलिस ने स्टाफ से कहा है कि इस्लाम पर वैध चर्चा से आगे की कोई भी बात दर्ज करे। पर वैध कौन तय करता है? तो एक पुलिस अधिकारी तय करेगा कि ये इस्लाम पर वैध चर्चा है या नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं, इस्लाम एक मध्ययुगीन बर्बर आदिम विचारधारा है जो धर्म के रूप में छुपी हुई है और इसका स्वतंत्र दुनिया में, खासकर पश्चिमी देशों में, कोई स्थान नहीं है। ब्रिटेन को इस्लाम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को भी इस्लाम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और हर दूसरे पश्चिमी देश को भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या अब यह आपको वैध लगता है, साउथ वेल्स पुलिस? हमारे पास न्यू साउथ वेल्स पुलिस भी है। अभियानकर्ताओं को डर है कि यह परिभाषा अधिकारियों को तय करने की शक्ति देती है कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। जैसा आप जानते हैं, हमने देखा है कि ब्रिटिश पुलिस अधिकारी ईसाई प्रचारकों को कैसे गिरफ्तार करते हैं। मुस्लिम लोग जब चिल्लाते या आक्रामक होते हैं, वे सामने आकर कुछ नहीं करते क्योंकि ये सब व्यक्तिपरक है। उनका कहना है कि अगर कोई अधिकारी माने कि किसी ने इस्लाम या मुसलमानों पर बातचीत में हद पार की है, तो वे असामाजिक व्यवहार का रिकॉर्ड बनाएंगे, जिसे नियोक्ता जांच के दौरान देख सकते हैं। हे भगवान! फ्री स्पीच यूनियन ने पुलिस को अपने स्टाफ को दी गई गाइडेंस वापस लेने को कहा है और चेताया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे न्यायिक समीक्षा की मांग करेंगे। अभिव्यक्ति के लिए लोगों को दंडित करना। लॉर्ड यंग, यूनियन के संस्थापक, ने कहा कि पुलिस बल इस्लाम के बारे में शंकाएं व्यक्त करने के लिए लोगों को दंडित करने का जोखिम उठा रहा है। दोस्तों, एक और बात, मैं अब फ्री स्पीच यूनियन ऑस्ट्रेलिया का सदस्य भी बन गया हूं। ब्रिटेन में फ्री स्पीच यूनियन है, मुझे लगता है इसे यही कहा जाता है। ये वाला फ्री स्पीच यूनियन, यही वाला, क्या ये वही है? हाँ, ये वही है। कृपया उसके सदस्य बने। ठीक है, मैं फ्री स्पीच ऑस्ट्रेलिया यूनियन का सदस्य हूँ। वे वाकई अच्छे हैं। उन्होंने कुछ लोगों की मदद की है जिन्हें अस्पष्ट हेट स्पीच कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया था और वे उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वे आपकी मदद करते हैं, तो अगर आप कर सकते हैं तो उनके सदस्य बने। सरकार की व्यापक परिभाषा में मुसलमानों या उन लोगों का पूर्वाग्रहपूर्ण रूढ़िबद्ध चित्रण शामिल है जिन्हें मुसलमान माना जाता है, और उन्हें एक सामूहिक समूह के रूप में देखना जिसे निश्चित और नकारात्मक विशेषताओं से परिभाषित किया गया है। अगर आप उन्हें सकारात्मक विशेषताओं से परिभाषित कर सकते हैं तो माफ कीजिए, नकारात्मक विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है। ज्यादातर मुसलमान मानते हैं कि चचेरे भाई बहन की शादी की अनुमति होनी चाहिए। माफ कीजिए, यह एक नकारात्मक विशेषता है पश्चिमी दृष्टिकोण से। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सच बोलना नकारात्मक कैसे है? यही इसकी दयनीयता है। इसलिए वे इसे खत्म नहीं कर सकते और हमारे खिलाफ भी नहीं आ सकते। मुसलमान कहते हैं, हम ईश निंदा करने वालों को मारना चाहते हैं। हाँ, हम यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि धर्म त्यागियों को मार दिया जाए, और यही हम कहते हैं, देखिए, वे हमें मारना चाहते हैं। मुसलमान हमें मारना चाहते हैं। ऐसा व्यवहार पश्चिमी देशों में नहीं होना चाहिए।
हम यही कहते हैं, है ना? तो इसमें नकारात्मक क्या है जब वे खुद कहते हैं हाँ यह सच है। ठीक है, अब ग्रूमिंग गैंग की बात करें। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, तो चलिए उनके पक्ष को सबसे मजबूत रूप में रखते हैं। वे कहते हैं, देखिए, अधिकांश मुसलमान ग्रूमिंग या बलात्कार में शामिल नहीं हैं, तो आपको सबको एक ही तराजू से नहीं तोलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार इंसान यह कहेगा कि ब्रिटेन में रहने वाले अधिकांश मुस्लिम पुरुष बलात्कारी हैं। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि आंकड़े आपके सामने सच दिखा देंगे। ये तो दावा ही नहीं है। उन्हें चाहिए कि अगर वे हमें गलत साबित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे तर्कों को गलत तरीके से पेश करना बंद करें, यानी हमारे तर्कों का गलत चित्रण करना बंद करें। हमारा दावा हमेशा से यही रहा है, या इस्लाम के आलोचकों का, मुख्य रूप से मेरा, और अब और भी ज्यादा पश्चिमी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। हम हमेशा से कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को भारी संख्या में सामने आकर उनकी निंदा करनी चाहिए। मुझे याद है कि मैंने इस विषय पर कई वीडियो बनाए हैं, क्योंकि मैंने ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल पर दर्जनों वीडियो बनाए हैं। शुरुआत में शायद 2010 के आसपास कोई मुस्लिम संगठन था जो पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता था, लेकिन उनके अधीन एक मस्जिद भी थी। वे कह रहे थे कि यह सब साजिश है। वे कह रहे थे कि यह सब अति दक्षिणपंथी बकवास है। ये सच नहीं है। जानना चाहते हो? मैं आपको रूपर्ट लो का हाउस ऑफ कॉमन्स में दिया भाषण सुनाता हूँ, और ये बिल्कुल शर्मनाक है कि ये कैसे हुआ, किस स्तर पर हुआ और किसने इसकी अनुमति दी। इसे देखो, तैयार हो जाओ। सबसे पहले मैं उन 2,60,974 ब्रिटिश पुरुषों और महिलाओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस बहस को संभव बनाने के लिए याचिका पर हस्ताक्षर किए। मैं इन बहादुर पीड़ितों का स्वागत करता हूं जो हॉल में हमारे पीछे बैठे हैं। ये बहस उन्हीं के लिए है। जैसा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये राजनीति के बारे में नहीं है। मैं चाहता हूं दुनिया वही सुने जो हमने हमारी स्वतंत्र बलात्कार गिरोह जांच की 2 हफ्तों तक चली सुनवाइयों के दौरान सुना। एक ऐसी जांच जिसे कभी होने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। मैं इस संसद से ईमानदारी से आग्रह करता हूं कि ये बहादुर पीड़ितों की गवाही सुने और कार्रवाई करे, आखिरकार कार्रवाई करे। तो पहली गवाही, उसने अपनी पैंट उतारी, मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर उसने स्खलन से पहले रुक गया। उसने जैक डैनियल्स की बोतल उठाई जो अब खाली थी और उसने उसे जबरदस्ती मेरे अंदर डाल दिया। जब वो अंदर ही था, उसने कांच तोड़ दिया। उस समय मेरी उम्र लगभग 12 साल थी, लगभग 13 होने वाली थी। एक और गवाही, मुझे उन आदमियों ने पकड़ रखा था और वे बारी बारी से मेरे साथ मौखिक और योनि बलात्कार करते रहे। बारी बारी से मेरी बाहों और पैरों को दबोचते रहे। हमले के बाद उन लोगों ने मुझे बार बार मारा और धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया तो वे मुझे ढूंढकर मार डालेंगे और मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाएंगे। लगातार ऐसी टिप्पणियां की जाती थी जो इसका संकेत देती थी। सफेद लड़कियों, ईसाई लड़कियों को कम नैतिकता या कम मूल्यों वाली माना जाता था, जबकि मुस्लिम लड़कियों को कुछ पुरुषों द्वारा गरिमा और उच्च नैतिक स्तर वाली बताया जाता था। इन तुलना का इस्तेमाल मेरे साथ हुए व्यवहार को सही ठहराने और मुझे और अपमानित व नियंत्रित करने के लिए किया गया। एक और, वो खुद एक श्वेत महिला थी जिसे मैं सोचता हूं कि शायद उसे भी बहलाकर फंसाया गया था, और अब वो स्पष्ट रूप से परिवार में शादी कर चुकी है। वो हम पर गालियां चिल्ला रही थी। पूरे सजा सुनाए जाने के दौरान वो लगातार कह रही थी, साले झूठे, झूठ बोलने वाली गोरी औरतें। उसने कहा, मेरे साथ जो होगा उसका गवाह भगवान होगा। एक और नस्ल ने इसमें भूमिका निभाई और पीड़ितों के चयन या जनसांख्यिकी को प्रेरित किया। मेरे शोषण के दौरान जिन दूसरी लड़कियों से मैं मिली या जिन्हें मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, वे लगभग सभी गोरी थीं। एक और लड़की थी, उसका उससे बच्चा था और उसके पिता एक इमाम थे। वाह, उसके पिता जानते थे। उन्होंने बेटे की शादी कर दी और कहा कि उसे बच्चे से मिलने की इजाजत नहीं है। वे अपने ही समुदाय का ख्याल रखते हैं। बाकी लोग कहाँ थे? वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। यही है, सिर्फ गोरे लोगों को ही अपने समुदाय की परवाह करने की इजाजत नहीं है। वे ही अकेले हैं। इसके पीछे एक वजह है दोस्तों, आप लोग साथ नहीं रहते, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता बाकी दुनिया से अलग है। पश्चिम में
व्यक्तिगतता का विचार प्रबोधन युग में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, जहां एक व्यक्ति एक शानदार इंसान बन सकता है। हम सब एक छत्ते में काम नहीं कर रहे हैं। यह एक अनोखा पश्चिमी विचार है, जबकि अन्य सभ्यताएं अधिक कबीलाई हैं। यही वजह है ये सब अनजाने में होने वाले परिणाम हैं। किसी को नहीं पता ये चीज़ें कैसे होंगी। लेकिन मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पश्चिमी लोग उतने कबीलाई क्यों नहीं हैं जितने कि ये दूसरे लोग हैं। फिर भी हालात हमारे सांस्कृतिक व्यवहार तय करते हैं, और पश्चिमी लोग मानते हैं कि हर कोई अपने लोगों का ध्यान रखता है, तो हमें भी ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। यही राष्ट्रवाद को जन्म दे रहा है और गलत व्यवहार वाले समुदायों के प्रति गुस्सा भी बढ़ा रहा है। एक और, दुर्व्यवहार के दौरान मुझे देश के अलग अलग हिस्सों में कई पुलिस अधिकारियों द्वारा बलात्कार किया गया। एक और, उसने बच्चे के चेहरे पर सिगरेट बुझा दी। एक और, ये तब शुरू हुआ जब मैं 13 का था। 3 सालों में मेरे साथ लगभग 6 या 700 अलग अलग पुरुषों ने बलात्कार किया। एक और, वे भी थे। वो किसी की बेटी थी दोस्तों। रूपर्ट लो को उस मुद्दे को फिर से उठाने के लिए शाबाशी। उदाहरण के लिए इन सभी लोगों की बात करें, जैसे मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है वे रिस्टोर पक्ष में हों, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग, उन्होंने इसे सामान्य मानकर स्वीकार लिया था। खबरों का चक्र खत्म हो गया था। ये बीते समय की कहानी है। लाखों लड़कियां, उन्होंने नर्क झेला। आपने संख्या सुनी? ये आंकड़े अविश्वसनीय हैं। 6 से 700। हालात और भी बुरे हैं। रूपर्ट लो को धन्यवाद कि उन्होंने इसे फिर से सदन में उठाया, क्योंकि हम इसे भूल नहीं सकते। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। मेरे पास इसके बाद आपके लिए रूपर्ट लो का एक दिलचस्प और कड़े शब्दों वाला ट्वीट है। गाड़ी का हॉर्न बजता, फिर बच्चा दरवाजे तक ले जाया जाता। एक और, वे गाड़ी का हॉर्न बजाते थे और फिर बाल गृह के एक कर्मचारी द्वारा एक बच्चे को सामने के दरवाजे तक ले जाया जाता था। वाह! एक और, मेरी योनि और पिछली जगह दोनों से खून बह रहा था और मैं इतनी सूज गई थी कि बैठ भी नहीं पा रही थी। मैंने स्टाफ से कहा कि मेरी ड्रिंक में कुछ मिला था और मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्योंकि मैं सच बताने से डर रही थी। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने मुझे दवा दी और छुट्टी दी। ये हमारे समाज की खामियों को दिखाता है। जहां इन लड़कियों को नीचा समझा जाता था, तो अस्पताल का स्टाफ या कोई नर्स या डॉक्टर या जो भी था, जो भी व्यक्ति था, उन्हें शायद लगा कि ये कामकाजी वर्ग की लड़कियां हैं और इनका व्यवहार लापरवाह रहा होगा। अब वे बस यही कहना चाहते हैं कि यह एक कमी दिखाता है। उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने अपने ही, खासकर बच्चों के बारे में सबसे बुरा सोच लिया। अगर आपकी उम्र 14 या 15 साल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वर्ग से हैं। अगर आपके साथ इस तरह की चोटें आ रही हैं, तो हमें दुनिया को उल्टा कर देना चाहिए। हमें इसकी तह तक जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यह एक सांस्कृतिक पल था। सांस्कृतिक रूप से यूके बदल चुका था, जहां वे ऐसा करते थे। अगर वो एक मुस्लिम लड़की होती तो वे इस बात पर यकीन कर लेते, क्योंकि मुसलमानों को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मुसलमान ऐसा नहीं करते, मुस्लिम लड़कियां ऐसा नहीं करती। जाहिर है उनके दिमाग में मैं कह रहा हूं कि वे ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन वो एक गोरी लड़की है, वर्किंग क्लास की लड़की है। हाँ, जरूर उसने ही किया होगा। इसी वजह से उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं 15 साल का था जब वो 15 साल की थी। एक और, ईद और छुट्टियों पर हालात और बिगड़ते, पार्टियां बड़ी, खराब और ज्यादा हिंसक होती गईं। लोग शामिल होते थे और लड़कियां भी शामिल होती थी। पार्टियां बस और बड़ी हो जाती थी। एक और, मुख्य क्लास। उन्हें पार्टियां कहो। चलो कुछ गोरी लड़कियां बुलाते हैं तुम्हारे मनोरंजन के लिए। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि लेबर पार्टी ने इसे काफी समय तक छिपाने की कोशिश की है। आत्मघाती सहानुभूति या करुणा नहीं है। इनमें से बहुत सारे पुलिस अधिकारी, बहुत सारे राजनेता, उच्च पदस्थ राजनेता, ये सब इसमें शामिल हैं। इनमें से बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे। मेरा मतलब है, मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं इस आत्मघाती सहानुभूति या नस्लवादी कहलाने के डर वाली दलील नहीं मानता। बात वही नहीं है।
इससे भी ज्यादा है। कुछ लोग शायद गहराई से नहीं देख पाए क्योंकि वे सोचते हैं अगर इससे कोई हंगामा नहीं हो रहा है तो नजरअंदाज कर दो, ये भी अपराध है। लेकिन इन लोगों में से बहुत से शायद इसमें शामिल थे। इसका धर्म से संबंध ये था, मैं एक ईसाई के रूप में बड़ा हुआ हूँ। मैं अपना क्रॉस पहनता था क्योंकि वो मेरे लिए बहुत खास था, लेकिन उसी का इस्तेमाल मुझे तोड़ने के लिए किया गया। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा भगवान कहाँ है? क्या तुम्हारे भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया? एक और बात, यह भी 100% धार्मिक ही था। उन्होंने सफेद लड़कियों को एक वजह से चुना था। सबसे कमजोर कामकाजी वर्ग की लड़कियां थीं। कुछ लोगों का कहना है, मुझे नहीं पता, पर सुना है कि ज्यादातर लड़कियों की अनदेखी हुई थी। वे सबसे असुरक्षित थी, इसलिए राज्य को उनकी सुरक्षा के लिए और करना चाहिए था। लेकिन शिकारी उन्हीं को निशाना बनाते थे और उन्हें तरह तरह की नस्लवादी बातें, धार्मिक बातें कही गई। मैं आपको साफ बता दूं, मैं इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूं। अगर इसका एक अंश भी पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी और मुस्लिम देश जैसे सीरिया या लीबिया में हुआ होता, खैर मुझे लीबिया के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मेरा अनुमान वही रहता। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में क्या होता। अगर ऐसा कुछ सामने आता तो वे पूरा का पूरा ईसाई गांव जला देते। मैं नहीं कहता कि वो सही है, लेकिन मैं सांस्कृतिक परंपराओं में बहुत विश्वास करता हूं दोस्तों। मैं संस्कृति को अहम मानने वाला हूं। जैसा कि मैंने कहा, पश्चिमी संस्कृति या ब्रिटिश संस्कृति विशेष रूप से पतन की ओर रही है। यह कुछ विशेषताओं, कुछ मूल्यों के कारण हुआ। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं मुसलमान ऐसा नहीं करते, लेकिन गोरी लड़कियां, हाँ, वे ऐसा करती हैं, तो नजरअंदाज कर दो। ये एक सांस्कृतिक व्यवहार है। किसी ने उस नर्स या डॉक्टर से ये नहीं कहा कि और गहराई से जांच मत करो। ये बस एक सांस्कृतिक नजरिया था। कई लड़कियां जब पुलिस के पास गई तो अफसरों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, सोचते हुए कि वे बस किसी पर आरोप लगा रही हैं क्योंकि उन्हें शराब या नशा चाहिए था। और अब यह एक सांस्कृतिक समस्या है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गोरे लोग धीरे धीरे और ज्यादा अलग थलग पड़ गए। वे अपने आसपास जो हो रहा है उसके प्रति उदासीन हो गए। जहां भी मैं गया, हर घर में गोरी लड़कियां थीं। मुझे याद है, एक आदमी ने वैन का पिछला दरवाजा खोला और मैंने देखा कि 15-20 लड़कियां कुत्तों के पिंजरे में बंद थीं। वाह! एक और कुत्तों को लाया गया और मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सका। मेरे पास हिलने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। मुझे लगता है सबसे डरावनी बात यही थी, इसका कोई अंदाजा नहीं था। मेरे चारों ओर आदमी थे जो न भयभीत थे, न घिन महसूस कर रहे थे, न मदद कर रहे थे, बस वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे, शर्त लगा रहे थे कि क्या कुत्ता सच में मेरा रेप कर सकता है। और हाँ, मेरा बलात्कार एक कुत्ते द्वारा हुआ था। उस आदमी ने बस मेरा चेहरा पकड़ा, मेरी आंखों में सीधा देखा और वो चाहता था कि मैं टूट जाऊं, और मैं टूट गया। एक और बात, मैं बस चाहता हूं कि ये सब रुक जाए और किसी और बच्चे के साथ ऐसा न हो और लोग सच में कुछ करें और इतना डरे नहीं। मैं घंटों तक जारी रह सकता हूं। इस इमारत में हम सब की जिम्मेदारी है कि अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि कार्रवाई करें। हमारी रेप गैंग जांच रिपोर्ट जल्द जारी होगी। ये ब्रिटेन को हमेशा बदल देगा। मुझे उम्मीद है ऐसा ही होगा। भाषण शानदार था, लेकिन रूपर्ट ने और बेहतर ट्वीट लिखा। इसको 1.1 मिलियन बार देखा जा चुका है, तो मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं। उन मुख्य रूप से पाकिस्तानी पुरुषों के लिए जिन्होंने मासूम ब्रिटिश बच्चों पर सबसे भयानक दर्द दिया है, कृपया ये जान लें, एक दिन आएगा जब ब्रिटिश राज्य की वह ताकत जिसने इतने समय तक आपके भयानक अपराधों को छुपाया, आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। ये बहुत तेज होगी, ये क्रूर होगी और बहुत कठोर होगी, क्योंकि अगर रिस्टोर ब्रिटेन को सत्ता की भनक भी लग गई तो हिसाब किताब जरूर होगा। मैं वादा करता हूं कि हम आपको वही दया दिखाएंगे जो आपने हमारी लड़कियों को दी थी। अब तुम्हारी नस्ल या तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। एक संदेश भेजा जाएगा जिसे पूरी दुनिया सुनेगी।
अगर तुम बलात्कार करते हो, अगर तुम हमारे बच्चों का बलात्कार करते हो, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही रिस्टोर ब्रिटेन करेगा और यही हमें चाहिए। हमें बिना माफी मांगने वाली, स्पष्ट रुख वाली दक्षिणपंथी सरकारें चाहिए। माफी मांगने वाली सोच पसंद नहीं। स्वेच्छा से छोड़ दे, मुझे लेख पर लौटने दे। उन्होंने कहा, मुसलमानों या ऐसे लोगों के बारे में पूर्वाग्रही रूढ़िवादिता बनाना जिन्हें मुसलमान समझा जाता है और उन्हें एक सामूहिक समूह के रूप में देखना जो निश्चित और नकारात्मक विशेषताओं से परिभाषित होता है, मुझे खेद है। सच बोलना कोई अपराध नहीं है। आप इसे अपनी तरह कह सकते हैं। अगर समूह आधारित बाल यौन शोषण के 90% अपराधी, 90% वे अपराधी ब्रिटिश पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी में ज़्यादातर मीरपुरी पाकिस्तानी होते हैं। उनकी संस्कृति और उनके बारे में कुछ अलग है। माफ़ कीजिए, सच कहना अपराध नहीं है। कोई भी कानून, निर्देश या विधायिका जो भी साउथ वेल्स पुलिस अपने अधिकारियों को करने के लिए कह रही है, वह इसे बदलने वाला नहीं है। और जब ब्रिटिश पाकिस्तानी या मुस्लिम राजनेता इस पर और जोर देते हैं तो इससे कोई मदद नहीं मिलती। मुझे आपको ये दिखाने दीजिए, मुझे आपको दिखाने दीजिए कि क्या हो रहा है। इसे देखिए, इसे देखिए। क्या आपको ये आदमी याद है? इनका नाम अयूब खान है, स्वतंत्र मुस्लिम सांसद। इसे देखिए। वह बहुत बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है। मैं बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। वह बहुत बुरा आदमी है। वह यूके के लिए बहुत बुरा है। उसने 3 मिनट का भाषण दिया जिसमें उसने कहा कि कजिन मैरिज पर बैन नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं हम इस तरह अपने पारिवारिक सिस्टम को मजबूत करते हैं। पाकिस्तान चले जाओ, कजिन मैरिज बैन करो। अगर हम सबको नागरिकता नहीं दे सकते तो भी बहुत सारी और चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। शुरुआती कदम जैसे हलाल मीट पर बैन लगाओ, कजिन मैरिज पर बैन लगाओ, FGM पर बैन लगाओ, चाइल्ड मैरिज पर बैन लगाओ, बुर्का पर बैन लगाओ, फिर आगे चलकर नकाब और आखिर में हिजाब पर बैन लगाओ। मोहम्मद शाह, धीरे धीरे ऊपर बढ़ो। इसे मुश्किल बनाओ। इस मध्ययुगीन संस्कृति के लिए जो पश्चिमी और ब्रिटिश विरोधी है, पश्चिमी देशों में बिना किसी रोक टोक के फलने फूलने को मुश्किल बनाओ। इसे मुश्किल बनाओ। इसमें कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ। अगर आप कुछ अमेज़न के आदिवासियों को ले आएं जो मानव बलि में विश्वास रखते हैं, तो क्या हम कहेंगे कि देखो वे हमारे बच्चों की बलि नहीं दे रहे, वे अपने ही बच्चों की बलि दे रहे हैं? क्या हम इसकी इजाज़त देंगे? नहीं। तो हमें इतनी छूट क्यों दे? जानवरों पर क्रूरता करे, उन्हें अपने बर्बर तरीके से काटे, हम इसकी इजाज़त क्यों दें? हमारी अपनी मूल्य प्रणाली है जिनका हमें पालन करना है। पश्चिम जानवरों को यातना देना पसंद नहीं करता। ठीक है, ये परफेक्ट नहीं है। हम अभी भी मांस खाते हैं, लेकिन हमें अपने जानवरों को यातना देना पसंद नहीं है। हमें ये पसंद नहीं है कि महिलाएं अपमानजनक कपड़े पहने। हमें ये पसंद नहीं है। आप करना चाहते हैं। ये तर्क बेवकूफ़ी है जब वे कहते हैं मुस्लिम महिलाएं ये कपड़े खुद पहनना चाहती हैं। सच में? अगर कोई अश्वेत आदमी कहे कि मैं जंजीरें पहनना चाहता हूं, आप जानते हैं, बस मैं जंजीरें पहनना चाहता हूं, क्या हम इसकी इजाज़त देंगे? मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी इजाज़त देनी चाहिए, खासकर अगर वह कहें आप जानते हैं क्या, कोई गुलाम है। हाँ, कोई गुलाम है। मेरे पास इससे भी एक बेहतर उदाहरण है। अगर कोई गुलाम मालिक एक गुलाम को लाए और उसे जंजीरों में डाल दे और गुलाम खुद कहे मुझे ये जंजीरें पसंद है, क्या हम इसकी इजाज़त देंगे? हम अपने देशों के बाहर की गतिविधियों को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने देश में जो है उसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे अपने कानून और मूल्य हैं, या फिर हम तय करते हैं कि क्या सामान्य है और क्या सामान्य नहीं है। मुझे इस घृणित इंसान पर वापस जाने दीजिए। तो वो बाल विवाह का समर्थन करता है? नहीं, बाल विवाह नहीं, उसने कजिन मैरिज का समर्थन किया और वो हमेशा पश्चिम को दोष देता रहता है। और इसे देखिए, देखिए, ये जो आदमी सफ़ेद शलवार कमीज़ में है, इसका नाम गुलफिराज खां है और उस पर कई लोगों ने आरोप लगाए हैं। नहीं, माफ़ कीजिए, टेलफोर्ड ग्रूमिंग गैंग कांड में कई पीड़ितों ने उसे बलात्कारी और तस्कर बताया है। फिर भी वो दोस्तों के साथ घूम रहा है। ये आदमी ये आदमी कजिन मैरिज जैसी मुस्लिमों से जुड़ी चीज़ों का बचाव करता है और मुस्लिम प्रतिनिधि है। वह ब्रिटिश प्रतिनिधि नहीं, उन्हें परवाह नहीं।
वह हमेशा गाजा के बारे में बात करता रहता है और न जाने क्या क्या। शायद उसे यह भी नहीं पता कि ब्रिटेन क्या कर रहा है, मुस्लिम केंद्रित मुद्दों के अलावा जिनसे वह बहुत करीब है। उसने कहा, सांसद, वह ग्रूमिंग गैंग्स को चरम दक्षिणपंथी नैरेटिव मानता है जिसका मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना और फूट डालना है। तो जब हमारे पास हजारों लड़कियों की ये गवाही है, यहां तक कि लेबर पार्टी के वोक वामपंथी मंत्री अब ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के अस्तित्व या उसके पैमाने का बचाव या इनकार नहीं कर रहे हैं। ये लोग अब भी चरम दक्षिणपंथी, चरम दक्षिणपंथी, चरम दक्षिणपंथी कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश जनता का इन लोगों से नाराज होना और यह कहना पूरी तरह जायज है कि हमें समझाओ कि मुसलमान ग्रूमिंग गैंग्स की निंदा क्यों नहीं करते। क्यों? उन्हें करना चाहिए था। देखो, सिखों से जुड़ी बात थी, वो एक बार की घटना थी। कई सिखों ने दावा किया अगर ये साल में 5-6 बार हो तो सिखों को हर बार उसकी निंदा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सांस्कृतिक क्रांति चाहिए। उन्हें अपने लोगों से कहना चाहिए कि ये तरीका गलत है। लेकिन मुस्लिम अपराधी सोचते हैं कि हमारे लोग हैं, जिससे चीजें उलझ जाएंगी। कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ हमारा बचाव करेंगे, कुछ ध्यान भटकाएंगे कि हम पीड़ित हैं, जबकि आप पीड़ित नहीं हैं। ये लाखों लड़कियां, वे इसकी शिकार हैं। आपको और आपके समुदाय को लाने की वजह से तो वे लोग कहानी बदलते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, दूसरों को दोष देते रहेंगे और ना तो जिम्मेदारी लेंगे और ना ही निंदा करेंगे। कुछ लोगों ने इधर उधर कभी कभी निंदा की है। ये पर्याप्त नहीं, हमें लाखों निंदा चाहिए थी। पश्चिम, खासकर ब्रिटेन के मुस्लिम समुदाय में सांस्कृतिक क्रांति जरूरी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यहां सांस्कृतिक बदलाव और अपराधियों की व्यापक रिपोर्टिंग जरूरी थी। लेकिन जो हम देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सिख समुदाय, जैसे सिख परिवार, वे सभी एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे, वे एक दूसरे की रक्षा कर रहे थे। हे भगवान, आप लोग उतने गुस्से में नहीं हैं जितना होना चाहिए। आपको जितना गुस्सा है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा होना चाहिए। बहुत गुस्सा। मैंने कहा था, अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता या इसका थोड़ा भी हिस्सा होता तो पूरा इलाका और गांव जला दिए जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको अभी जितना गुस्सा है उससे थोड़ा और ज्यादा गुस्सा होना चाहिए और अपने नेताओं को आपको गुमराह करने से रोकना चाहिए। जैसे साउथ वेल्स पुलिस कर रही है, वो कह रहे हैं, आप कर सकते हैं, हम देख रहे होंगे, हम आपको देख रहे होंगे। और फिर एक पुलिस अधिकारी तय करेगा कि आपने सीमा कब पार कर ली है। दूर हो जाओ।